ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अच्छी बुक है, फाइनेंस से रिलेटेड बुक है। ठीक है, तो आपको थोड़े बेसिक बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। आप एमबीए करना चाह रहे हो, ठीक है, तो एक बुक होती है रिच डैड पुअर डैड, जो सबकी पढ़ी होनी चाहिए। एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर्स भी कि आपने थोड़ा सा उसको देखा होगा, और ये भी बुक अच्छी है। ठीक है, तो ये एक नए इंसान जो हैं, जो उसमें जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में, तो उनको ये सब बुक्स से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो इसका राइटर भी याद रख सकते हो, क्योंकि बुक इम्पॉर्टेंट है तो राइटर भी याद रख सकते हो। अगर रख पाओ तो अच्छी बात है। तो साइड में देखो लिखा है, लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन। ठीक है, तो ये इसके राइटर हैं। ओके, तो अभी तक स्टोरी क्या चल रही है इसमें। तो एक गरीब इंसान दिखाया जाता है, काफ़ी परेशान होता है, तो काफ़ी हार्ड वर्क करता होता है लाइफ में, बट स्टिल वो गरीब होता है। तो उसको दिखता है कि उसकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है कि रुपए होने चाहिए घर पे, बट उसे भी ख़राब लग रहा होता है, मैं क्यों नहीं रुपए कमा पा रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ। तो उसका दोस्त भी एक ऐसे ही मिलता है, वो जा रहा होता है, तो वो लोग थोड़ा डिस्कशन करने लगते हैं कि यार हम लोग गरीब कैसे रह गए। हम लोग सब सेम स्कूल में, मतलब स्कूल में गए थे, सब किया, बट गरीब कैसे रह गए। और वहीं हमारा एक क्लासमेट था, वो भी सेम स्कूल में गया था, यहीं पला बड़ा है, वो आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। तो ऐसा कैसे हो गया। तो वो लोग सोचते हैं चलो ठीक है, उससे जाके मिलते हैं, उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्या अलग किया कि तुम यार इतने अमीर बन गए। तो ये लोग डिसाइड करते हो कि तो ऐसे कुछ स्टोरी चलती है। फिर ये स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते ये सब चीज़ें ढूंढते ढूंढते क्या पहुंच जाती है कि एक बैठक चल रही है अभी फ़िलहाल। बैठक मतलब सब लोग आए हुए हैं, ठीक है, और जिन लोग को थोड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि अमीर कैसे बना जाता है, तो उसमें नोमासिर आया हुआ है। नोमासिर अभी रिसेंटली रिच बना है, वो यंग पर्सन, उसी के पापा वो थे जो सबसे अमीर बने थे। ठीक है, तो नोमासिर सबको बता रहा है कि ओके मैं स्ट्रगल किया, मतलब कुछ चीज़ें फॉलो किया, स्ट्रगल हुई स्टार्टिंग में, बट मैं अकम्प्लिश कर लिया वेल्थ। ठीक है, अच्छा वेल्दी मर्चेंट बन गया। तो अपने सीक्रेट्स बता रहा है सबको, तो सब सुनने आया। ठीक है, तो वहीं यहीं से ये पार्ट स्टार्ट होता है। ओके, जहाँ से हाईलाइट किया है मैं वहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आई लर्न दिस 5 लॉज इन माई यूथ एंड अबाइडेड बाई दैम। अबाइड मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, ओबे ओबे करना। ठीक है, आई हैव बिकम अ वेल्दी मर्चेंट, नॉट बाय सम स्ट्रेंज मैजिक डिड आई एक्यूमुलेट माई वेल्थ। ओके, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी अपने यूथ में, और मैं उन चीज़ों पे अबाइड किया हूँ इतने सालों तक, इसीलिए मैं वेल्दी मर्चेंट बनाऊँ। कोई मैजिक नहीं हुआ है, स्ट्रेंज मैजिक, जिससे मैं अमीर बन गया। ओके, सो लोग सोचते हैं ना कि कोई अमीर है तो लाइक भगवान की कृपा है उन पर, ये सब वो सब सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉलेज है उन लोग के पास, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा है उन पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वेल्थ दैट कम्स क्विकली गोएथ द सेम वे। गोएथ लिखा है, इसका मतलब गोज़ है, तो इसमें ऐसी इंग्लिश थोड़ी लिखी है शेक्सपियर टाइप की, जैसे शेक्सपियर यू को दाओ लिखते थे, दाए लिखते थे, वैसे यहाँ पे थोड़े वर्ड आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वेल्थ दैट कम्स क्विकली गोएथ द सेम वे, जो जल्दी आती है वेल्थ वो जल्दी जाती भी। ठीक है, वेल्थ दैट स्टेथ टू गिव इन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन टू इट्स ओनर कम्स ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है तो ग्रेजुअली करना चाहिए, धीरे धीरे। ठीक है, आपको इंग्लिश ठीक करनी है तो धीरे धीरे ठीक करो, धीरे धीरे नए वर्ड सीखो। क्वांट्स ठीक करने हैं तो धीरे धीरे करो, कॉन्सेप्ट्स पकड़ो, क्वेश्चंस लगो, तो ग्रेजुअली ये होता है। ओके, इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं ना साइंस में हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएटेड कंटेनर, शायद उसमें वर्ड लिखा रहता था, तो नहीं शायद उस वो कैलकुलेशन से रिलेटेड उठ जाएगा, उसको हटाओ। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ओके, बिकॉज इट इज़ अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ नॉलेज एंड परसिस्टेंट पर्पस। देखो ये अच्छा सेंटेंस है। ओके, वेल्थ को बोला गया एक चाइल्ड है, वो किसकी, नॉलेज की और परसिस्टेंट पर्पस की। ओके, सो अगर आप नॉलेज चेस करोगे लाइफ में, और एक परसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप छोड़ो नहीं, जो गिव अप ना करना, लगे रहना, इसको कहते हैं परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट पर्पस मतलब जो चीज़ आपने पर्पस एक बनाया था उसको छोड़ा नहीं, उस पर लगे रहे, वो एक चीज़। और नॉलेज गेन करते रहना। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो, तो ये दो चीज़ें जब आप कर लोगे तो उनसे का चाइल्ड होते हुए वेल्थ, तो आपके पास पैसा खुद आएगा। ओके, ये चीज़ वो बता रहा है।
टू अर्न वेल्थ इज़ बट अ स्लाइट बर्डन अपॉन अ थॉटफुल मैन, मतलब एक थॉटफुल मैन है जो सोचता है चीज़ों के बारे में, नॉलेजेबल है, उसके लिए बहुत ही एक स्लाइट बर्डन होता है पैसे कमाना, ठीक है। बियरिंग द बर्डन कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर अकॉम्प्लिशेज द फाइनल पर्पस, उसने इतनी साल बर्डन अपने ऊपर मतलब झेला है कि अब वो अकॉम्प्लिश कर लिया अपने पर्पस को, ठीक है। पर्पस क्या था? वेल्दी बनना लाइफ में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड ऑफर टू दी मतलब यू, ऑफर टू यू अ रिच रिवॉर्ड फॉर देयर ऑब्जर्वेंस, ओके। ईच ऑफ दिस 5 लॉज इज रिच विथ मीनिंग एंड लेस्ट, देखो लेस्ट वर्ड आ गया, हम लोग ने वो कैब में कर रखा है लेस्ट वर्ड। लेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ। तो क्या बोल रहा है? दीज 5 लॉज आर रिच विथ मीनिंग एंड लेस्ट दाउ, दाउ मतलब यू, लेस्ट दाउ ओवरलुक दिस इन द ब्रीफनेस ऑफ माई टेल, आई विल नाउ रिपीट दैम। मतलब उसने एक कहानी सुनाई थी, तो लेस्ट दाउ यू ओवरलुक दिस, ओके। मतलब टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, कि तुम ओवरलुक कर जाओ उस बात को, उन लॉज को, किस चक्कर में? बिकॉज ऑफ द ब्रीफनेस ऑफ माई टेल, जस्ट बिकॉज मेरी टेल छोटी थी, आप उस चक्कर में आप मीनिंग ओवरलुक कर जाओ, ठीक है। ये चीज़ बोली गई, देखो कितने अच्छे से सेंटेंस फ्रेम किया। फिर से पढ़ लो आप, ठीक है। ईच ऑफ these 5 laws is rich with meaning and lest the overlook this in the briefness of my tale, I will now repeat them। मतलब टू अवॉइड द रिस्क कि आप उसकी मीनिंग ओवरलुक कर जाओ, क्योंकि मेरी कहानी छोटी थी, मैं उसको रिपीट करता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये कहना चाहता है, ठीक है। कितना प्यारा सेंटेंस था। आई डू नो दैम ईच बाय हार्ट, मैं उन्हें सब दिल से जानता हूँ। बिकॉज इन माई यूथ आई कुड सी देयर वैल्यू एंड वुड नॉट बी कंटेंट अनटिल आई न्यू दैम वर्ड बाय वर्ड, मतलब मैं उनकी वैल्यू अपने यूथ में ही समझ गया था, और मुझे तब तक एक कंटेंट मतलब थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तब तक राहत नहीं मिली, जब तक मैंने उनको वर्ड बाय वर्ड रट नहीं लिया, ठीक है, दिल से नहीं याद कर लिया। तो पहला लॉ बताता है, गोल्ड कमेथ ग्लैडली एंड इंक्रीजिंगली and in increasing quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earning to create an estate for his future and that of his family। estate का मतलब होता है जायदाद, जो कोई जितना भी एक इंसान है, जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसा एक इंसान के ऊपर बिलोंग करता है, ठीक है। तो estate वो हो जाएगा। और कोई वर्ड आया है ऐसा? कमेथ मतलब वही है, कम्स, ओके। और कोई वर्ड नहीं है। तो ये लॉ क्या कह रहा है कि जो भी इंसान अपनी जो भी अर्निंग होती है महीने की साल की, ठीक है, उसका 1/10 अर्निंग, जैसे आपने 100 रुपये कमाए, 1/10 10% होता है, देखो कॉन्ट्स लग गए ठीक है। तो उसने 100 रुपये कमाए, तो उसने 1/10 मतलब 10 रुपये बचा के रख दिए, उसने सेविंग्स में रखे। ऐसा इंसान जो करता है, और वो अपनी फैमिली का और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। तो ये पहला लॉ बताया गया कि अगर आपको रिच इंसान बनना है, आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान बनना है, तो आप कभी भी अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करोगे। आप 10 रुपये कमाते हो तो 9 खर्च करोगे, 1 रुपये सेविंग्स में रखो, ठीक है। 100 रुपये कमाते हो तो 90 खर्च करो, 10 रुपये सेविंग्स में एटलीस्ट रखो। ये सबका गोल होना चाहिए, जिसे भी लाइफ में पैसे के मामलों में अच्छा करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Any man who will put by 1/10 of his earning consistently and invest it wisely will surely create a valuable estate, ठीक है, that will provide an income for him in the future and further guarantee safety for his family in case the gods call him to the world of darkness। मतलब वो भगवान को प्यारे अगर हो गए तो भी उनका फैमिली की देखभाल वो पैसा कर लेगा। तो इसीलिए आपको 1/10 रुपये बचा के रखने चाहिए। दिस लॉ ऑलवेज सेथ मतलब सेज दैट गोल्ड कमेथ ग्लैडली टू सच अ मैन, ऐसा रूल जो भी फॉलो करेगा उसके पास खुशी खुशी गोल्ड आएगा। गोल्ड मतलब यहाँ मनी को गोल्ड बोला गया, ठीक है। उसके बाद खुशी खुशी पैसा चल के आएगा। आई कैन ट्रूली सर्टिफाई दिस इन माई ओन लाइफ, ठीक है। The more gold I accumulate, the more readily it comes to me and in increased quantities. The gold which I save earns more.
even as yours will, and its earning earn more, and this is the working out of first law. तो इस लाइन का क्या मतलब, गोल्ड विच आई अर्न अर्नस मोर, मतलब एक तो पैसा मैं कमा रहा हूँ, अब एक जो मैंने पैसा बचाया उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट से एक मुझे थोड़ा पैसा वापस मिलता रहेगा, तो मैं जितना पैसे कमा रहा हूँ मेरा गोल्ड उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसने गोल्ड को भी एक पर्सन की तरह बोल दिया कि वो उससे भी ज़्यादा पैसा कमा के मुझे देगा। और ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप 1/10 रुपये बचाओगे और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये पहला लॉ है। सेकेंड लॉ ऑफ गोल्ड, गोल्ड लेबरेथ, लेबरेथ मतलब लेबर मतलब मेहनत करना, ठीक है। डिलीजेंटली एंड कंटेंटेडली, ओके। डिलीजेंटली मतलब मैं देखो दिल्ली में दिल आ रहा है, और जैन से जान लिख लो, दिलो जान से कोई मेहनत करेगा, ओके, उसको होता है। तो मीनिंग क्या, इन अ वे दैट शोज केयर एंड कंसेंशियसनेस इन वन वर्क और ड्यूटीज़। तो कंसेंशियसनेस क्या होता है, अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में अगर पास में हो, और इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो कंसेंशियसनेस क्या होता है कि आपकी आदत होती है हर चीज़ अच्छे से करने की, आपको लाइक पूरा टेबल अच्छे से चाहिए, आपके स्टेशनरी अच्छे से चाहिए, आपको अपना रजिस्टर अच्छे से चाहिए, आप उस पर इंडेक्स अच्छे से लिखोगे, आप उस पर नोट्स अच्छे से बनाते हो, आप कोई भी काम करते हो लाइफ में तो हर चीज़ को प्रॉपर प्लेस पे रखते हो, हर चीज़ प्लान करते हो, ओके। सो ऐसा इंसान जो होता है उसको हम कंसेंशियसनेस में अच्छा इंसान बोलेंगे, ओके। तो ये इस वर्ड का मीनिंग है। तो ऐसा इंसान जो केयर से काम करे, शोज केयर एंड कंसेंशियस वन वर्क, उसको डिलीजेंटली बोल देंगे, ओके। तो गोल्ड भी ऐसे दिलो जान से मेहनत करेगा, फॉर द वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट्स प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड, ओके। तो गोल्ड क्या है, बहुत मेहनत करेगा आपके लिए पैसे, एक वाइज ओनर के लिए पैसे कमाने के लिए, अगर वो ओनर उसके लिए एक प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट हो लेता है, समझ लो, मतलब आपको अपने पैसे की नौकरी लगवानी है, वो कैसे लगवाते हैं, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, तो एक वाइज ओनर होगा, वो अपने पैसे की नौकरी लगवाएगा, और फिर गोल्ड क्या करेगा, दिलो जान से मेहनत करेगा और कमाने की, ठीक है, वही लिखा है। गोल्ड इंडीड इज़ अ विलिंग वर्कर, गोल्ड खूब मेहनत करना चाहता है, ठीक है। इट इज़ वेरी ईगर टू मल्टीप्लाई व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट इटसेल्फ, उसकी बहुत दिली इच्छा है कि वो मल्टीप्लाई करे जब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ठीक है। टू एवरी मैन हु हैथ मतलब हैज़, हु हैज़ अ स्टोर ऑफ गोल्ड सेट बाय, अपॉर्चुनिटीज़ कम फॉर इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज़, ओके। एज द ईयर्स पास इट मल्टीप्लाइज itself in surprising fashion, फैशन मतलब तरीका, ठीक है। एक अब फैशन वो वाला नहीं रिलेट करना, फैशन वाला, ठीक है, इन केस कर रहे हो तो फैशन का मतलब होता है तरीका, भी एक सरप्राइजिंग तरीके से वो मल्टीप्लाई करेगा जब ईयर्स आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको लग सकता है कम, बट जी अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे, आप अपने गोल्ड के लिए आप 1/10 बचाते रहोगे, और अपना जो बचा गोल्ड है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढते रहोगे, तो आने वाले सालों में बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैशन में वो आपको मल्टीप्लाई होके देगा, तो आप और अमीर बनोगे। थर्ड लॉ क्या है गोल्ड का, गोल्ड क्लिंजेथ, क्लिंजेथ मतलब क्लिंज करना, किसी चीज़ को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, ठीक है। क्लिंजेथ टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर, कॉशियस जो सावधान रहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर हु इन्वेस्ट इट अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडलिंग, ओके। सो इसका क्या मतलब है कि अब आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, गोल्ड जिससे मल्टीप्लाई करे, उसकी दिली इच्छा है कि वो आपके लिए मल्टीप्लाई करे जब अपॉर्चुनिटीज़ आए, बट वो उसी के साथ रहेगा, क्लिंच करेगा उस कॉशियस ओनर के साथ, उस सावधान ओनर के साथ जो कि जिसको अक्ल है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये नहीं कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया। तो एडवाइस लीजिए ऐसे मैन से, ऐसे लोगों से जो इस सब को बहुत टाइम से कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछ के जो इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा, उस साव जो साव इस सावधानी से इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ऐसे ओनर को छोड़ के गोल्ड कहीं नहीं जाएगा। तो ये कह रहा है थर्ड लॉ, ओके। गोल्ड इंडीड क्लिंजेस टू द कॉशियस ओनर इवन एज इट फ्लीज द केयरलेस ओनर,
मतलब केयरलेस ओनर होगा जो कहीं भी इन्वेस्ट कर दे उससे तो दूर भाग जाएगा गोल्ड. द मैन हु सीक्स द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन हैंडलिंग गोल्ड सून लर्नेथ मतलब लर्न, ठीक है, नॉट टू जेपर्डाइज हिज ट्रेजर. जेपर्डाइज का मतलब होता है कि रिस्क में डालना. तो जो अच्छे इंसान से एडवाइस लेगा, नॉलेजेबल इंसान से, उसको समझ आएगा, लर्न कर लेगा, नॉट टू जेपर्डाइज हिज ट्रेजर मतलब अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालना है, ठीक है, ज़्यादा, बट टू प्रिजर्व इन सेफ्टी एंड टू इन्जॉय इन कंटेंटमेंट इट्स कंसिस्टेंट इंक्रीज. तो अच्छे से इन्वेस्ट करेगा और धीरे धीरे उससे जो लाभ मिलता रहेगा उसको वो इन्जॉय करेगा लाइफ पर. ओके, ये थर्ड लॉ था कि कहीं भी नहीं इन्वेस्ट करना है, किसी जानकार इंसान से पूछ के, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस इंसान से पूछ के ही इन्वेस्ट करो लाइफ में. फोर्थ लॉ ऑफ गोल्ड क्या कहता है? गोल्ड स्लिपेथ अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्ट it in businesses or purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep. ओके, सो आपके पास पैसा है, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने किसी से भी सुन लिया कि ओके सोने के बिज़नेस में, डायमंड्स के बिज़नेस में बहुत पैसा है, और आपने जाके इन्वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज किसी से सुना था. तो ये कभी नहीं करना है. इन्वेस्ट कहाँ करना है? जहाँ की आपको नॉलेज है. अगर आपको चलो होम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ही कोई नॉलेज है, तो अपनी फील्ड की आपको चलो नॉलेज है, आपको सिविल से रिलेटेड कोई नॉलेज है, ओके मुझे है, ठीक है, तो अगर आप उस फील्ड में थोड़ी सी नॉलेज रखते हो, थोड़ा आपको पता है, आपने बचपन से थोड़ा कुछ देख रखा है, या फिर सीखो, बुक्स पढ़ो, ठीक है, किसी फील्ड के बारे में सीखो, उस पर स्टडी करो 1-2 साल. आपको अगर गोल्ड वाले बिज़नेस में भी करना था, डायमंड्स वाले बिज़नेस, तो उसमें 1-2 साल रहो, थोड़ा जान दोस्त बनाओ, थोड़ा और जानो, फिर इन्वेस्ट करना है. ओके, तो ये कह रहा है वो. तो ऐसे बिज़नेस में नहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको कुछ नॉलेज नहीं है. तो टू द मैन हु हैज़ गोल्ड येट इज़ नॉट स्किल्ड इन इट्स हैंडलिंग मैनी यूजेस फॉर इट अपीयर मोस्ट प्रॉफिटेबल. टू ऑफन दीज आर फ्रॉड मतलब फुल विद डेंजर ऑफ लॉस. फ्रॉड मतलब फुल. And if properly analyzed by wise men, show small possibility of profit. ओके, सो ये पूरा जितना मैंने अभी पढ़ डाला, इसमें क्या लिखा है कि ऐसा इंसान जिसको स्किल नहीं है हैंडलिंग में, उसको बहुत सारे ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ प्रॉफिट बहुत, उसको लगेगा यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ मस्त प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ मस्त, उसको बहुत सारी जगह प्रॉफिट दिखेगा. टू ऑफन दीज आर फ्रॉड विद डेंजर ऑफ लॉस. तो बहुत बार ऐसा होगा कि ये सारे जो उसे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, दे आर फुल ऑफ डेंजर. किसके डेंजर? लॉस के. बट इफ़ प्रॉपरली एनालाइज्ड बाय वाइज मैन, कोई अच्छा इंसान, जानकार इंसान उसको एनालाइज करेगा सिचुएशन, तो वो उसको बता सकता है ओके इसमें पॉसिबिलिटी कम है प्रॉफिट की. ओके, देयरफॉर द इनएक्सपीरियंस्ड ओनर ऑफ गोल्ड हु ट्रस्ट टू हिज ओन जजमेंट and invested in business or purpose with which he is not familiar too often finds his judgment imperfect. मतलब जिसको इनएक्सपीरियंस है, वो किसी से जानकारी नहीं लिया और इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत बार ऐसा होगा कि उसका जजमेंट, अपने जजमेंट को उसने ट्रस्ट किया था और उसका जजमेंट बहुत बार फेल होगा. ओके, एंड पेज विद हिज ट्रेजर फॉर हिज इनएक्सपीरियंस. तो उसका पैसा चला गया और उसके पैसे, उसके इन एक्सपीरियंस की कीमत किसने चुकाई? उसके पैसे ने. उसका पैसा उसके पास से चला गया. ओके, वाइज इंडीड इज़ ही हु इन्वेस्टेड हिज ट्रेजर्स अंडर द एडवाइस ऑफ मैन स्किल्ड इन द वेज ऑफ गोल्ड. तो हमेशा जिसको जानकारी है उससे करोगे तो आप एक होशियार इंसान कहलाओगे. अब फिफ्थ लॉ है, लास्ट लॉ है, इसको पढ़ते हैं. Gold flees the man who would force it to impossible earnings or who followeth the alluring मतलब किसी को टेम्प्ट करना, लाइक alluring लाइक किसी को नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें बताना कि उनका बहुत मन करने लगे, ये सब चीज़ें. enticing powerfully and mysteriously attractive, ठीक है, किसी चीज़ से अट्रैक्ट करना, ठीक है. गोल्ड फ्लीज द मैन मतलब कोई ऐसा एडवाइस ऑफ, ओके सेंटेंस कंप्लीट, एल्योरिंग एडवाइस ऑफ ट्रिक्स्टर्स और एंड स्कीमर्स और हु ट्रस्ट इट टू हिज ओन इन एक्सपीरियंस एंड रोमांटिक डिज़ायर्स इन इन्वेस्टमेंट. तो जो भी इंसान अपने गोल्ड को फोर्स करेगा इम्पॉसिबल अर्निंग्स करने के लिए,
या फिर ऐसे जो ट्रिक्स्टर्स और स्कीमर्स जो नहीं स्कीम बताते हैं, जैसे हेरा फेरी में वो बताती है 2 में कि 21 दिन में पैसा डबल, तो ये ट्रिक्स्टर्स पे जो बिलीव करेगा इन सब बातों में और बहुत ज़्यादा अपने इन एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करेगा, या फिर रोमांटिक डिज़ायर्स मतलब जो जब आप रोमांस मतलब जब आप उस फीलिंग में होते नहीं तो आपके डिज़ायर्स अलग ही दुनिया से बाहर के आते हैं, वैसे टाइप के डिज़ायर्स रखेगा इन्वेस्टमेंट को लेके, तो वो इंसान से गोल्ड दूर भाग जाएगा। ठीक है, ये लिखा है, ये 5th लॉ है। तो फैंसीफुल प्रपोजिशंस दैट थ्रिल लाइक एडवेंचर ट्रेल्स, कोई एडवेंचर टेल की तरह ऐसे किसी ने प्रपोजिशंस दिए कि यार ऐसा पैसा हो जाएगा, ये इससे स्कीम में इन्वेस्ट करो, ऑलवेज कम टू द न्यू ओनर ऑफ गोल्ड। ओके, तो न्यू ओनर के पास ये आ सकते हैं। दे अपेयर टू एंडो हिज ट्रेजर विथ, एंडो का क्या मतलब होता है, सीख लो, अच्छा वर्ड है, प्रोवाइड। ठीक है, फाइनेंस भी होता है, प्रोवाइड भी होता है, प्रोवाइड विद अ क्वालिटी, एबिलिटी और एसेट। These appear to endow his treasure with magical powers that will enable it to make impossible earnings. Yet heed ye the wise men, for verily they know the risk that lurk behind every plan to make great wealth suddenly. तो ग्रेट वेल्थ सडनली बनाने में बहुत रिस्क है। ठीक है, और एक ये अच्छे इंसान को पता होगा। फॉरगेट नॉट द रिच मैन ऑफ नीनेवे हु वुड टेक नो चांस ऑफ लूजिंग देयर प्रिंसिपल और ट्राइंग इट अप इन अनप्रॉफिटेबल। तो एक किसने कहानी एक सुनाई थी, उससे रिलेट किया है थोड़ा। ठीक है, दिस एंड्स माई टेल ऑफ द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ इनकी कहानी ख़त्म होती है, इन्हें अपने 5 सीक्रेट्स बता दिए। इन टेलिंग इट टू दी मतलब यू, इन टेलिंग इट टू यू आई हैव टोल्ड द सीक्रेट्स ऑफ माई ओन सक्सेस, येट दीज आर नॉट सीक्रेट्स बट ट्रुथ। तो ये सीक्रेट नहीं है, ये सच हैं, which everyone must first learn and then follow who wishes to step out of the multitude। multitude मतलब crowd। ठीक है, तो मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड, मतलब जनता, मतलब साधारण जितने भी सब लोग हैं। स्टेप आउट ऑफ द मल्टीट्यूड दैट लाइक यू वाइल्ड डॉग्स मस्ट वरी ईच डे फॉर फूड टू ईट। ओके, सो इसने एक कहानी सुनाई थी थोड़े पहले कि गरीब इंसान क्या होता है, लाइक वो डॉग्स की तरह होता है। डॉग्स के सामने आप खाना फेंकोगे तो वो झपट्टा मारते हैं और तुरंत जैसे तैसे करके जितना भी है, चाहे वो 10 किलो डालो, 1 किलो खा लो, वो सारा खा जाएंगे। और वो ये नहीं सोचते हैं यार थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, कल भूख लगी, कल को खाना नहीं हमको डाला गया तो हम थोड़ा सा उसमें से खा लेंगे, तो ये चीज़ वो नहीं करते हैं। तो वही लिखा है क्या। और फिर उनको रोज़ टेंशन होती है कि यार, फिर उनको रोज़ टेंशन होती है कि यार आज खाने को चाहिए, आज खाने को चाहिए। तो ऐसे ही इंसान भी होते हैं जो लोग 1/10 अपनी अर्निंग सेव नहीं करके रखते रहेंगे, तो उनको क्या होगा, रोज़ टेंशन होगी यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, यहाँ से कमाना है, उनको बस ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे। और जो स्मार्ट इंसान होगा वो 1/10 बचाता भी रह रहा है, तो उसको पता है ओके अगर कल को नहीं कमा पाया तो थोड़ा पैसा है, और उसको इन्वेस्ट भी कर रहा है जिससे वो पैसा बढ़ता भी रहे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी लिखी हुई है। ठीक है, येट देयर आर नो सीक्रेट्स स्टेप आउट ऑफ द मल्टीट्यूड, मतलब स्टेप आउट ऑफ द मल्टीट्यूड मतलब जनता, जो जनता की सोच से बाहर आना चाहते हो, लाइक यू वाइल्ड डॉग्स मस्ट वरी ईच डे फॉर फूड टू ईट। तो आपको ये सब नहीं सोचना पड़े, थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, टुमारो वी एंटर बेबीलोन, लुक सी द फायर दैट बर्न्स इटर्नल, इटर्नल मतलब हमेशा जो रहे, अबव द टेम्पल ऑफ बेल, वी आर ऑलरेडी इन साइट ऑफ द गोल्डन सिटी। तो काफ़ी अच्छी सिटी थी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आप पढ़ भी सकते हो बेबीलोन के बारे में। बेबीलोन के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो दुनिया की सबसे पहली सिटीज़ में से आएगी, और जो बहुत हिट हुई। तो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज है, वो बेबीलोन में डिस्कवर हुई थी, तो इसीलिए वो शहर बहुत फेमस है। तो एक्चुअल में ये शहर था वो काफ़ी हट चुका है, अब मतलब मिट्टी में आ चुका है, बट वहाँ काफ़ी फ्लरिश हुई थी, वहाँ बहुत वेल्थ थी। तो एक्चुअल में बेबीलोन की एक सिटी रह चुकी है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी फाइनेंशियल प्रैक्टिस होती थी जो आज तक भी फॉलो हो रही हैं। तो इसीलिए इसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ओके, सो
टुमारो ईच ऑफ दी शेल हैव गोल्ड। तो उसमें बोला जाता था कि बेबीलोन का हर इंसान बहुत अमीर होता था, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंस दी गई थी कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे। ओके, सो ऐसा था वहाँ पे। ओके, टुमारो ईच ऑफ दी मतलब यू शेल हैव गोल्ड, द गोल्ड दाउ हैज सो वेल अर्न बाय द फेथफुल सर्विसेज। ओके, जो लोग सो भी आए हैं तो उन लोगों ने फेथफुल सर्विसेज करी होंगी, तो उनको कल पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 years फ्रॉम दिस नाइट वॉट कैन यू टेल अबाउट दिस गोल्ड। 10 साल बाद आप इस गोल्ड जो आपको कल मिलने वाला है उसके बारे में क्या कह सकते हो। इफ़ देयर बी मैन अमंग यू हु लाइक नोमासिर विल यूज़ अ पोर्शन ऑफ देयर, नोमासिर वही जो कहानी बता रहा था, विल यूज़ अ पोर्शन ऑफ देयर गोल्ड टू स्टार्ट फॉर देमसेल्व्स एन स्टेट एंड बी देंसफोर्थ वाइजली गाइडेड बाय द विस्डम ऑफ अरकाद। अरकाद मतलब वही जो रिचेस्ट मैन था बेबीलोन का, वो अरकाद ही था। उसका बेटा नोमासिर है, नोमासिर ने कहानी सुनाई और अरकाद ने ये प्रिंसिपल्स ढूंढे थे जो कि नोमासिर ने फॉलो किए थे अपनी लाइफ में, और आज सबको बता रहा था कि ओके ये मैंने भी फॉलो किया, मुझे भी वेल्थ मिल गई। टिस मतलब इट्स अ सेफ वेजर, वेजर क्या होगा, बैट, दाव लगाना। ठीक है, इट्स अ सेफ वेजर लाइक द सन ऑफ अरकाद दे विल बी रिच एंड रिस्पेक्टेड अमंग मैन। तो ये जो भी फॉलो करेंगे लॉज और अपना कल जो गोल्ड मिलने वाला है उसमें ये जो भी फॉलो करेगा इन लॉज को, तो इट्स अ सेफ बेट कि वो भी अरकाद के बेटे की तरह अमीर बनेगा। और वाइज एक्ट्स अकम्पनीस, बहुत प्यारी लाइन लगी मुझे इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। आर वाइज एक्ट्स अकम्पनी अस थ्रू लाइफ टू प्लीज़ अस एंड टू हेल्प अस। तो हम लाइफ में जब भी अपने अच्छे स्टेप्स लेंगे, सपोज़ आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने हेल्थ पे काम करो, आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम करो, ठीक है, आप अपने अच्छी अच्छी हैबिट्स बनाओ, तो हर अच्छी चीज़ जो करते हो वो आपको हमेशा अकम्पनी करेगी। आपने हर अच्छा एक्ट आपको लाइफ पर अकम्पनी करेगा और आपको सुकून देगा, आपको मदद देगा। जस्ट एज श्योरली आर अनवाइज एक्ट्स फॉलो अस टू प्लेग एंड टॉर्मेंट अस। टॉर्मेंट मतलब प्रताड़ित करना, आपको परेशान कर देंगे एकदम। तो ऐसे ही बुरे एक्ट्स भी आपको फॉलो करते हैं, जैसे अच्छे एक्ट्स किए वैसे बुरे एक्ट्स भी करते हैं आपको फॉलो। ठीक है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एक्ट्स करो जिससे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो फॉलो करने में। ठीक है, तो अलास दे कैन नॉट बी फॉरगॉटन, उनको भूल नहीं सकते हैं हम बुरे एक्ट्स को। ठीक है, इन द फ्रंट रैंक ऑफ द टॉर्मेंट्स दैट डू फॉलो अस, मतलब जो टॉर्मेंट्स हमको फॉलो करते हैं। फ्रंट रैंक का मतलब रैंक क्या होता है, अब फर्स्ट रैंक आती है क्लास में, सेकंड रैंक आती है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ऐसे मिलिट्री में भी रैंक्स होती हैं, तो ये रैंक, दूसरी रैंक, तो रैंक होता है पोजीशन। ओके, इन द फ्रंट रैंक ऑफ द टॉर्मेंट्स, मतलब टॉर्मेंट्स को अगर लाइन में हम खड़ा कर दें तो फ्रंट रैंक मतलब पहली पोजीशन पर जो होगा, द फ्रंट रैंक ऑफ द टॉर्मेंट्स दैट डू फॉलो अस। तो हमें जो भी टॉर्मेंट्स फॉलो करते हैं उसकी हमने लाइन बनाई, और सबसे आगे कौन सा रहता है, आर द मेमोरीज ऑफ द थिंग्स वी शुड हैव डन। तो सबसे आगे जो टॉर्मेंट खड़ा है वो कौन सा होगा, जो आपके पास मेमोरीज़ हैं जो आप कर सकते थे, ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ विच केम टू यू बट वी टुक नॉट। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई थी और आपने ली नहीं लाइफ में, तो ऐसी मेमोरीज़ अगर आपने अपने आप में लाइफ में अपने आप को दी, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग टॉर्मेंट करेंगी, वो लाइन में सबसे आगे रहेंगी। और भी हो सकती हैं चीज़ें, बट ये वाली मेमोरी सबसे गंदी टॉर्मेंट करेगी। आप लाइफ में कुछ कर सकते थे बट आपने स्टेप नहीं लिया उसके लिए। ओके, सो रिच आर द ट्रेजर्स, अब ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है। रिच आर द ट्रेजर्स ऑफ बेबीलोन, सो रिच नो मैन कैन काउंट देयर वैल्यू इन पीसेस ऑफ गोल्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है बेबीलोन में खूब पैसा है कमाने को, अब उनको मोटिवेट कर रहा है। ईच ईयर दे ग्रो रिचर एंड मोर वैल्यूएबल लाइक द ट्रेजर्स ऑफ एवरी लैंड दे आर अ रिवॉर्ड, अ रिच रिवॉर्ड अवेटिंग दोज मैन ऑफ पर्पस हु डिटरमाइन टू सिक्योर देयर जस्ट फेयर। तो जो भी इंसान हैं जो एक पर्पस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी डिटरमाइंड हैं अपना हिस्सा मांगने के लिए, जो मेहनत करने के लिए, उनके लिए खूब पैसा है बेबीलोन में। तो आगे बढ़ो और वो पैसे को हासिल करो। ये सब आपके लिए भी, आपको भी लाइफ में खूब पैसा है कमाने को, बट पर्पस बनाओ। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है, तो पर्पस बनाओ, ऐसी बुक्स पढ़ो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गेन करो, उसके बारे में पढ़ना सीखो और पैसे कमाओ। ठीक है, इन द स्ट्रेंथ ऑफ दाइन ओन डिज़ायर्स इज़ अ मैजिक पावर। दाइन मतलब योर्स,
इन द स्ट्रेंथ ऑफ दाइन ओन डिज़ायर्स इज़ अ मैजिक पावर। ये कुछ नहीं है, ओम शांति ओम वाला ही डायलॉग है। आप जितनी शिद्दत से ये चीज़ें डिज़ायर करोगे, पैसा, फेम, आई एम, ठीक है, कोई भी चीज़, आप बहुत बड़े डांसर बनना चाहते हो तो जितनी डिज़ायर होगी, आपकी दिली इच्छा होगी, उसमें एक मैजिकल पावर होती है, ठीक है। गाइड दिस पावर विद द नॉलेज ऑफ द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। अब ये फाइनेंशियल कंडीशन, तो ये इस पावर को एक डिज़ायर बनाओ मन में कि पैसे कमाने हैं, और फिर ये 5 लॉज को फॉलो करो। शेल शेयर, तो लिखा है एंड दाओ शेल शेयर द ट्रेजर्स ऑफ बेबीलोन। दाओ मतलब यू, एंड आप बेबीलोन में जितना भी पैसा है उसमें आप अपना शेयर एंजॉय करोगे अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है। देखो कितनी प्यारी बुक थी, कितनी अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस था, आपको कितना अच्छा लगा होगा ये सब रीड करके। ऐसे ही तैयार करना है कैट के लिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें रीड करनी है, अच्छे सोर्सेज से रीड करो, एंजॉय करो। लाइक इसमें बताओ प्रेप जैसा क्या था, आपने कितना सब सीखा, आप लाइफ लॉन्ग एक लेसन लेके जा रहे हो इस वीडियो से, ठीक है। लाइक आपको 5 लॉस पता चले हैं अमीर होने के, लाइक मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। बस फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो भी कर लोगे, ध्यान रखो। आज से मम्मी 100 रुपये दें तो 10 रुपये अपने अलग रखो, 90 रुपये खर्च करो, ठीक है। तो फॉलो करना सीखे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बुक है, थोड़ा और अच्छे अच्छे बुक्स के मैं VARC के प्रेप टाइप के, तो मैं बेसिकली आपको इन्जॉय करवाना चाहता हूँ रीडिंग, ठीक है। इन्जॉय करो, देखो कितने ब्यूटीफुल आइडियाज़ छुपे होते हैं बुक्स में। आप रोज़ वाली ज़िंदगी जियोगे कि सुबह उठे, अपना मैथ्स वगैरह थोड़ी लगाई, थोड़ा सा सेट्स लगाए, ये सब के, तो एक बहुत बोरिंग रूटीन बन जाता है, बहुत कुछ नया नहीं सीख रहे हो। रीडिंग करोगे तो आप बहुत आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे सीखोगे। तो 5, 10, 15 मिनट रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। और बाकी प्रेप कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 घंटे भी दे सकते हो। चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया, और रिव्यूज़ देना मुझे व्हाट्सएप पे या फिर नीचे, ठीक है। प्लीज़ देना कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था आपको, क्या फीलिंग्स आई, ओके। चलो सब बताना मुझे। थैंक यू।